अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कंसिडर इज़ लंग एंड चेस्ट वॉल की प्रॉपर्टीज़। Because of the historical reasons and small pressures, pulmonary pressures are always presented in centimeter H2O। तो कभी भी अगर आपने पल्मोनरी प्रेशर्स को बताना होता है तो आप सेंटीमीटर H2O में बताते हो। उसके बाद वी हैव सम सब टॉपिक्स। We have elastic recoil, we have compliance, we have hysteresis. Elastic recoil. Elastic recoil is the tendency of lungs to collapse inward and chest wall to spring outward. आपके पास जो लंग्स होते हैं ना उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कोलैप्स करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है और सर्फैक्टेंट होता है जो प्रिवेंट करता है इस सब को। और चेस्ट वॉल जो होती है ना इट्स नेचुरल टेंडेंसी इज़ टू स्प्रिंग आउटवर्ड। At functional residual capacity, airway and alveolar pressures equal to atmospheric pressure। जब आप एक नॉर्मल स्टेट में आप अपना अपनी नॉर्मल सांस दे रहे हो, तब जब आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, उसमें आपके पास एयरवे और जो एल्वियोलर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस वक्त हमारे पास प्रेशर पीवी ज़ीरो हो जाता है। एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर इज़ नेगेटिव प्रिवेंटिंग एटिलेक्टेसिस। देखो इंट्राप्लूरल प्रेशर ना उस टाइम जब आपके पास ये सब कुछ ज़ीरो होता है। अगर आपके पास जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो नेगेटिव नहीं होगा तो आपके पास एटिलेक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि लंग्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये लंग्स हैं आपके। ठीक है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी है कोलैप्स हो जाना, लेकिन यहाँ पर प्लूरा है, इसके पास नेगेटिव प्रेशर है और ये इसको प्रिवेंट कर रही है। द इनवर्ड पुल ऑफ लंग इज़ बैलेंस बाय द आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक है, यहाँ पर तो प्रेशर ज़ीरो है ना, अगर यहाँ पर प्रेशर पॉजिटिव जब हो तब इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है तब यहाँ पर ज़ीरो प्रेशर हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, तब तो लंग्स कोलैप्स कर जाएं। तब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव जो प्लूरल प्रेशर होता है ना वो हेल्प करता है। और सिस्टम प्रेशर इज़ एटमॉस्फेरिक। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के टाइम पे सिस्टम प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है और पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है ना वो मिनिमम होती है। ठीक है, कंप्लायंस चेंज इन द लंग वॉल्यूम फॉर अ चेंज इन प्रेशर। वो कहते हैं कि कितना आपके पास प्रेशर चेंज होगा जितना जिसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास चेंज होता है, ठीक है, अगर आपके पास एक लंग है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, और उस उतने ही प्रेशर चेंज पे एक लंग का वॉल्यूम बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं ये ज़्यादा कंप्लाइंट है। ठीक है, ठीक है, इसने जल्दी एक तरह से बात मान ली, इसको प्रेशर थोड़ा सा हमने किया और ये वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो चेंज इन लंग वॉल्यूम फॉर अ चेंज इन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल स्टिफनेस एंड इंक्रीज बाय सर्फैक्टेंट। ये क्या होता है, जो वॉल स्टिफनेस है ना उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वॉल जितनी स्टिफ होगी, अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हिल ही नहीं रही है, पॉजिटिव आप प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप कहते हो कि तब अगर वॉल स्टिफ है तो कंप्लाइंस कम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज बाय सर्फैक्टेंट, आपको पता है सर्फैक्टेंट जो होता है ना सरफेस टेंशन को कम करता है। हमने कहा सर्फैक्टेंट हमारी चीज़ बहुत ईजी कर देता है, वो सर टेंशन को कम करता है। तो वो टेंशन जब कम करता है तो आपके पास जो लंग्स है ना वो थोड़े ओपन ओपन होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम लाइक कोलैप्सिंग आपका सर्फेक्टेंट, तो आपके लंग्स ज़्यादा कंप्लाइंट होते हैं। इंक्रीज कंप्लाइंस, लंग ईजियर टू फिल। फॉर एग्जांपल, जब एम्फाइसीमा हो जाता है, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, कंप्लाइंस आपके पास बढ़ जाती है। कोई पूछ सकता है एम्फाइसीमा ओल्डर इफेक्ट्स में कंप्लाइंस कैसे चेंज होती है, तो आप कहोगे कंप्लाइंस ओल्डर एडल्ट्स में और एम्फाइसीमा में क्या होती है, बढ़ जाती है, लंग ईजिली फिल हो जाते हैं। कंप्लाइंस कम कब होती है, लंग मोर डिफ़िकल्ट टू फिल टू, हाँ, लंग्स जब फिल ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, जैसे आपके पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, स्टिफ वॉल हो गई है, नमोनिया हो गया आपको, एआरडीएस और पल्मोनरी एडीमा हो गया किसी को। ठीक है, आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमने पढ़ा था, उसमें अगर सर्फैक्टेंट अगर कम है तो आपके पास लंग्स कोलैप्स करने लग जाएंगे, तो आपकी कॉम्प्लाइंस ऑब्वियसली कम होगी। वाई एम आई स्टटरिंग। उसके बाद पल्मोनरी एडीमा जब हो जाता है तभी भी आपके पास कंप्लाइंस
कम होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास हिस्टेरेसिस है। लंग इन्फ्लेशन फॉलोज अ डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व देन लंग डिफ्लेशन ड्यू टू नीड टू ओवरकम सरफेस टेंशन फोर्सेस इन इन्फ्लेशन। देखो, जब इन्फ्लेशन हो रही है, पहले हमारे पास लंग्स ऐसे हैं, ठीक है, लंग्स ने ऐसे होना है, ठीक है। इस टाइम पर जब एयर आ रही होगी, देन लंग हैज़ टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। लेकिन जब ये वापस जा रहा होगा इस स्टेट में, लंग डज नॉट हैव टू फेस दीज सरफेस टेंशन की फोर्सेस, राइट। तो जब इस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी दे, इस पे हमारी कंप्लाइंस कम होगी। एक तरह से आप ये देखो, इस पे आप ज़्यादा प्रेशर चेंज आप ज़्यादा करोगे, प्रेशर चेंज ज़्यादा होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज कम होगा, ठीक है। समझ आ रही है? जब आप इन्फ्लेट कर रहे होगे, जब आप डिफ्लेट कर रहे होगे ना, तब आपका प्रेशर चेंज कम होगा लेकिन आपका वॉल्यूम चेंज ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो आपकी जो कर्व है ना, जो इन्फ्लेशन कर्व है, वो डिफरेंट होगी दैन द डिफ्लेशन कर्व, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नॉर्मली क्या होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है और हाई कंप्लायंस सिस्टम होता है। कंप्लायंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। अ डिक्रीज इन partial pressure of O2 causes hypoxic vasoconstriction that shifts blood away from the poor ventilated regions of the lung to well ventilated regions of the lung। ये तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। लेट्स ड्रॉ ब्यूटीफुल स्टार। ओके, देखो, वो कहते हैं नॉर्मली हमारे पास जब फॉर एग्जांपल किसी रीजन में आपके पास O2 फॉर एग्जांपल ब्लड में कम है, फॉर एग्जांपल आप सोच लो कहाँ को प्रोवाइड कर रहा है, लिवर को ब्लड प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब O2 कम है, तो आप चाहते हो कि अच्छा O2 कम है तो इसको कंपनसेट करने के लिए ना ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएं, ताकि इनके पास ब्लड जाए तो उसके हिसाब से ना आपके पास O2 भी ज़्यादा जाए। तो नॉर्मल बॉडी में ये होता है, अगर आपके पास O2 की कंसनट्रेशन कम हो गया तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। लेकिन अब लंग को कंसिडर करो, ठीक है, लंग है, ठीक है, इधर आपको O2 इसको कम मिल रही है, इधर O2 कम है, इधर इधर ये ब्लड वेसल्स हैं, इधर ब्लड वेसल्स में O2 कम है, ठीक है, और यहाँ पर भी O2 कम है, और इधर जो ब्लड वेसल्स है ना, इधर O2 थोड़ा सा ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या चाहेंगी आपकी आपकी ब्लड वेसल ना यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो कहेगी कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लड आ रहा है लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर O2 कम मिल रही है मुझे, यहाँ पर O2 मुझे कम मिल रही है, चाहे जितना भी ब्लड आ रहा है उसको O2 कम मिल रही है। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, बॉडी आपकी कहेगी कि ये जो यहाँ से यहाँ पर ब्लड जाए ही ना, यहाँ पर O2 ज़्यादा है, यहाँ पर ब्लड ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से जहाँ पर O2 कम होगा ना इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहाँ पर और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ताकि वहाँ से ब्लड किसी अच्छी जगह पे चला जाए जहाँ पर उसे O2 मिले। तो यही उन्होंने बताया हुआ है, अ डिक्रीज इन PaO2 causes hypoxic vasoconstriction that shifts blood away from the poorly ventilated regions of the lung to the well ventilated regions of the lung। जहाँ पर वेल वेंटिलेटेड है, यहाँ पर O2 ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा वेंटिलेटेड है, वहीं पर आपको मिलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, परफ्यूजन लिमिटेड, O2 नॉर्मल हेल्थ, CO2 N2O। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड कौन सी क्या कंडीशंस होती हैं। अच्छा, परफ्यूजन लिमिटेड ये होती हैं कि ना इनकी डिफ्यूजन मैक्सिमम ही होती है, ठीक है। मतलब ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, ये आराम से, डिफ्यूजन का हमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बस डिपेंड करता है परफ्यूजन, बहुत ज़्यादा भी है O2 अब बहुत ज़्यादा है, अगर आप ब्लड ज़्यादा करोगे तो O2 भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी, अगर आप ब्लड कम करोगे O2 कम मिलेगी, ठीक है। सरफेस एरिया मैक्सिमम है। अब डिफ्यूजन जो है ना, डिफ्यूजन लिमिटेड क्या होती है, उसमें ये होता है कि अगर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी ना तभी गैसेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल गैस डज नॉट इक्विलिब्रिएट बाय द टाइम ब्लड रीचेस द एंड ऑफ द कैपिलरी। मतलब
मैक्सिमम डिफ्यूजन नहीं है। समझा रही है बात की? लाइक डिफ्यूजन आपके पास कम हो रही है, ठीक है। अब देखो परफ्यूजन लिमिटेड में ये होता है कि गैस इक्विलिब्रिएट्स अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ द कैपिलरी, एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज ओनली इफ द ब्लड फ्लो इंक्रीजेज। परफ्यूजन में हमने कहा है परफ्यूजन लिमिटेड ये है कि हमारे पास डिफ्यूजन मैक्सिमम में, लिमिट से परफ्यूजन पे आ रही है, ठीक है। तो जैसे क्योंकि डिफ्यूजन इसकी मैक्सिमम है, जैसे यहाँ से आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, फ़ौरन से ही ना ये इक्विलिब्रिएट हो जाएगी ऑक्सीजन की क्वांटिटी, क्योंकि ये परफ्यूजन लिमिटेड है, ठीक है। और अलॉन्ग द लेंथ और एक्सचेंज जो होता है ना, अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हो इफ ब्लड इज़ इंक्रीज। दूसरी तरफ एक डिफ्यूजन लिमिटेड है, डिफ्यूजन मैक्सिमम तो हो नहीं रही है, तो जब तक वो एंड तक भी पहुंच जाएगा ना, आपका ऑक्सीजन इक्विलिब्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही से डिफ्यूज़ ही नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल कोई गैस है यहाँ पर डिफ्यूज़ ही नहीं हो पा रही प्रॉपरली, अच्छी तरह से मज़े से डिफ्यूज़ ही नहीं हो पा रही, तो एंड तक वो इक्विलिब्रियम पे ही नहीं आ रही। जब वो यहाँ पर आई नहीं है, वो यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, क्योंकि वो डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही। तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन लिमिटेड जो होता है ना, जैसे नॉर्मल हेल्थ में O2 परफ्यूजन लिमिटेड है, CO2 परफ्यूजन लिमिटेड है, N2O परफ्यूजन लिमिटेड है। डिफ्यूजन लिमिटेड कौन सी गैसेज हैं? जैसे O2 है एम्फाइसीमा में, फाइब्रोसिस में, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी डिफ्यूजन लिमिटेड है। तो ये इक्विलिब्रिएट नहीं होती, एंड तक भी पहुंच जाए तभी भी इक्विलिब्रिएट नहीं होती। O2 डिफ्यूजेस स्लोली वाइल CO2 डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अगर आप देखो ना O2 को, तो वो डिफ्यूज़ करिए आहिस्ता आहिस्ता से, स्लोली स्लोली, वाइल CO2 डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अगर इसको देखो तो कौन ज़्यादा परफ्यूजन लिमिटेड है, कौन ज़्यादा डिफ्यूजन लिमिटेड है? अगर O2 स्लोली स्लोली डिफ्यूज़ करिए तो ये डिफ्यूजन लिमिटेड है, और CO2 कौन सी है? परफ्यूजन लिमिटेड है। Disease states that affect to diffusion limitation, for example, pulmonary, are more likely to cause early hypoxia than hypercapnia. क्योंकि आपके पास O2 ज़्यादा आपके पास वो एक तरह से सेंसिटिव है इस मामले में, क्योंकि वो डिफ्यूज़ करती है स्लोली। तो अगर कोई डिज़ीज़ हो जाए, जैसे एम्फीसीमा होगा, तो पहले उसको O2 का मसला होगा, पहले उसको O2 का और इस वजह से हाइपोक्सिया उसको पहले होगा। और अगर किसी को CO2 से मसला है, CO2 क्योंकि वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, तो हाइपर कैपनिया उसको बाद में होगा, CO2 का मसला उसे बाद में होगा, राइट। क्रोनिक हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन may lead to pulmonary hypertension with or without कोर pulmonary। अगर आपके पास क्रोनिक हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो उसमें ये हो सकता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए। और आपको पता है ना कि पल्मोनरी से भी आपके पास पल्मोनरी अगर कोई प्रॉब्लम हो, उससे आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में और मे नॉट लीड टू कोर पल्मोनरी। डिफ्यूजन का फार्मूला है A/D/K/P, वेयर A इज़ इक्वल टू एरिया, ठीक है। अब देखो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो ये याद रखो। व्हाट इज़ दिस इज़ एल्वियोलर वॉल थिकनेस। ये एल्वियोलर वॉल थिकनेस है, जितनी ज़्यादा वॉल थिक है उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन कम है, इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन कॉफिशेंट ऑफ गैसेस, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन कॉफिशेंट है किसी गैस का, उतनी ज़्यादा वो डिफ्यूज़ हो सकती है, डिफ्यूजन कॉफिशेंट। देन P1 माइनस P2 डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स हो जाता है, P1 माइनस P2। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन हो सकेगी। एरिया लेस इन एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम होती है, और हम इस वजह से कहते हैं ये डिफ्यूजन लिमिटेड हो गई हैं। ये ज़्यादा हो जाता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम हो जाती है। DLCO is the extent to which CO passes from air sacs of the lungs into the blood. So P with small a, what is it representing? It is representing the partial pressure of gas in the pulmonary capillary blood. देखो ये हमारे पास एल्वियोल आया है, और ये तो यहाँ पर जो होगा वो होगा PA, और यहाँ पर जो होगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलर एयर में जो होगा, हम इसे कहेंगे ये P A। तो यहाँ पर आपके पास पार्शियल प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर PaO2 है, यहाँ पर PaCO2 है। ये एल्वियोलर एयर की बात हो रही है, ठीक है, एल्वियोलर एयर का प्रेशर और CO2। तो नॉर्मली आप लेंथ अलॉन्ग द कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, ये पूरी उसकी लेंथ है। ये फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एल्वियोलाई कंसीडर कर लो, और ये आप कह रहे हो कि पल्मोनरी कैपिलरी।
तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि शुरू में आपके पास ये तो आपके पास आ गया ना, उस पूरे एल्वियोलाई में, ये एल्वियोलाई है फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, तो एल्वियोलाई में आपके पास PaO2 है और PaCO2 है। अब वो कहते हैं कि जो डिफ्यूजन लिमिटेड है उनका क्या क्या होगा। डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस में, क्योंकि डिफ्यूजन है, लिमिटेड गैसेस है फॉर एग्जांपल ACO2, तो डिफ्यूजन लिमिटेड एंड तक भी उनका इक्विलिब्रियम नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, बढ़ी है लेंथ पे, बढ़ी है और ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा आ रही है, वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ही नहीं रही है। ठीक है, PaCO2 CO। ठीक है, अब परफ्यूजन लिमिटेड कौन कौन सी गैसेज हैं। परफ्यूजन लिमिट में O2 परफ्यूजन लिमिटेड है और PaCO2 परफ्यूजन लिमिटेड है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि PaCO2 ज़्यादा उसकी जल्दी डिफ्यूजन हो रही है, जल्दी जल्दी से वो अपनी उस पर आ रही है, इक्विलिब्रियम में आ रही है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई है। और ये ऑक्सीजन भी देखो, लेंथ पे उसकी लेंथ थोड़ी सी उसने की है, पार्शियल प्रेशर। अब इधर इधर मुझे लगता है प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है। PaCO2 का देखो प्रेशर डिफरेंस कम है, PaCO2 और PaCO2 इनका प्रेशर डिफरेंस कम है, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ये इन दोनों का इसका डिफरेंस है और ये इसका डिफरेंस है। इस वजह से क्या होता है कि चाहे CO2 ज़्यादा डिफ्यूजिबल है, इसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी जनरेट नहीं होता ऑक्सीजन से। मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझ आ रही है। आप इस सेंटेंस से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि CO2 का तो इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा आ जाना चाहिए, O2 का तो बहुत देर से आना चाहिए, लेकिन इनका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो देखो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप देखो, अगर फाइब्रोसिस हो गई है तब आपके पास PaO2 का क्या होगा। तब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पा रहा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पा रहा। It won't reach the equilibrium because now along the length of the capillary, because now it is diffusion limited। डिफ्यूजन लिमिटेड बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पे नहीं आती। अच्छा, हम ये पढ़ के विल एंड दिस वीडियो एंड देन डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ये क्या होती है। PVR इज इक्वल टू पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर माइनस लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर डिवाइडेड बाय दिस कार्डियक आउटपुट। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। रिमेंबर डेल्टा P इज इक्वल टू, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, इनटू रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर Q, R इज इक्वल टू 8 न्यू। ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको आता है ना, रेजिस्टेंस ये होती है। और डेल्टा P इज इक्वल टू, अच्छा अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। देखो, अगर प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी का क्या प्रेशर है, माइनस लेफ्ट एट्रियम का क्या है, तो तब आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर इसका डिफरेंस फॉर एग्जांपल देखो, ये हार्ट था आपका, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड आया, यूँ आया और यहाँ गया। अब वो कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी थी ना, तो इसका प्रेशर माइनस लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर, अगर ये ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा स्पीड से भी जा रहा होगा ब्लड, डिवाइड बाय कार्डियक आउटपुट। अब वो कहते हैं अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, ये जो ब्लड जा रहा है, ब्लड अगर ज़्यादा पंप कर रहा है तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम है। I'm not sure how this is making sense. I figure there is no specific link, but anyways, resistance जो होती है ना, अगर वो यहाँ पर इससे अगर रिलेट करें, इस फॉर्मूला से देखें, तो अगर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर लेंथ ऑफ द वेसल ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर रेडियस आपके पास एक वेसल का
ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगी. दिस इज़ इट. जस्ट so bye bye. I hope this was helpful. I would always want to improve myself, and if you have any constructive feedback, you can send it in the comments. See you in the next one.